गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों जनसत्ता का एडिटोरियल है और इसे लिखा है सतीश सिंह जी ने। ठीक है। और जो आज का विचार है, जो कंटेंट है, जो विषय है, वो है दोस्तों फंसी कर्ज का मर्ज। थोड़ा सा आर्थिक के ऊपर भी समीक्षा कर लें, आत्ममंथन कर लें, चीज़ों की जानकारी हासिल कर लें कि यदि आपको जब आवश्यकता हो अपनी बात रखने का, तो आप आर्थिक समीक्षा के आधार पर भी लोगों को बताएं कि इस कोरोना की वजह से कितना नुकसान हुआ है, या फिर भारत सरकार के गलत नीतियों के इम्प्लीमेंटेशन के कारण कहाँ किसको कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, या फिर जो भी आर्थिक इम्प्लीमेंटेशन की गई थी, पॉलिसीज़ बनाई गई थी, उनका क्या क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में भी यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो जो है आज का दोस्तों फंसी कर्ज का मर्ज। तो कुछ ऐसे कर्ज हैं, उनका मर्ज जानेंगे आज यहाँ पर। भारत की अर्थव्यवस्था संकट भरे दौर से गुजर रही है। खासकर सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों की हालत ठीक नहीं है। अधिकांश कंपनियां, जिनमें एमएसएमई भी शामिल हैं, कर्ज की किस्तों और ब्याज का भुगतान महीने के आखिरी सप्ताह, महीने के आखिरी दिन कर रहे हैं। ऐसी कंपनियों के कर्ज खाते इसलिए गैर निष्पादित परिसंपत्ति एनपीए में तब्दील नहीं हो रहे हैं। एनपीए का मतलब होता है, लिख लीजिएगा, नॉन प्रॉफिट एसेट। ठीक है। क्योंकि वे अंतिम समय में किस्त चुका दे रहे हैं। एनपीए ऐसे से देखिए, जैसे कि हमने आपको बैंक में आप गए, बैंक से आपने कर्जा लिया 1 करोड़ रुपया। अब उसका एक किस्त बंधवाते हैं, ईयरली होता है या मंथली होता है या 6 मंथ का होता है कि 1 महीने में हम इतना इतना पैसा आपको धीरे धीरे देते रहेंगे। पर दोस्तों, जब यही चीज़ें अनियमित हो जाती है, 1 महीना का ना देकर 4 महीना 6 महीने के बाद आप दे रहे हैं, बैंक वाले आपके यहाँ चक्कर काट रहे हैं, भैया पैसा दीजिए पैसा दीजिए। इससे क्या होता है, उसका एनपीए लगातार बढ़ता चला जाता है। उसके बाद बैंकों के ऊपर एक बड़ा कर्ज आ जाता है। उसके बाद बैंकों के अस्तित्व पर खतरा आने लगता है। उसका जो प्रवाह है बैंक बैलेंस का रुकने लगता है, जिसके बाद वही डिसीज़न लेना पड़ता है आखिरी में, जो हो रहा है आजकल, कि भैया विलय कर दो। समझ रहे हैं ना। हालांकि उनकी वित्तीय स्थिति भी खस्ता हाल है, इसलिए ऐसे उद्योगों एवं अन्य ग्राहकों को वित्तीय संकट से उबारने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ी कंपनियों, एमएसएमई क्षेत्र की कंपनियों और खुदरा व व्यक्तिगत कर्ज खातों के पुनर्गठन की अनुमति देती है। कर्ज पुनर्गठन की सुविधा उन्हीं कर्जदारों को मिलेगी जिन्होंने 1 मार्च 2020 तक कर्ज भुगतान में 30 दिन से अधिक देरी नहीं की थी। ऐसे कर्ज खातों का पुनर्गठन 31 दिसंबर तक किया जा सकता है। तकनीकी तौर पर एनपीए में तब्दील होने से पहले किसी खाते को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। ऐसे खाते स्पेशल मेंशन अकाउंट्स के नाम से जाने जाते हैं। एसएमए 0 वे खाते होते हैं जिनमें भुगतान में 30 दिनों की देरी हुई है। तो देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि कैसे कैसे खाते होते हैं एनपीए से रिलेटेड, और उसे कितनी वरीयता दी जाती है, उनके नाम क्या हैं। फिर एमएसए फर्स्ट वे कर्ज खाते होते हैं जिनमें 31 से 60 दिन तक भुगतान बकाया रहता है, जो मतलब भुगतान नहीं दे पा रहे हैं। और फिर 61 से 90 दिनों तक का भुगतान बकाया रहने पर खाते SM2 में रखे जाते हैं। अगर भुगतान 90 दिनों से अधिक बकाया रहता है तो खाते एनपीए में तब्दील हो जाते हैं। तो सोचिए दोस्तों, उसके बाद एनपीए में कैसे तब्दील हो जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने एमएसएमई क्षेत्र के कर्ज खातों के एमएसएमई के किसी भी श्रेणी में रहने पर पुनर्गठन की अनुमति दे दी है। आपको पता है, ये बड़ी बड़ी जो बैंक हैं, क्यों इनका विलय हो गया, कुछ का अस्तित्व खतरे में पड़ के बंद हो गई। ये ऐसा एक तरह से मान लीजिए, विलय का मतलब ही है कि वो जो अधिकार था, वो जो जिम्मेदारी था, किसी दूसरे के हाथ में चले जाना। उसका मतलब यही हुआ कि अब वो बैंक आपकी नहीं रही, वो अलग है। जो जितने भी कस्टमर थे वो उनसे जुड़े हुए थे, धीरे धीरे वो विलय करके वो सारा कस्टमर अपने पास दूसरी बैंक ले ली। पर एक तरह से बात मान के चलिए, विलय की आवश्यकता तब पड़ती है जब सामने वाला कमज़ोर हो जाता है। ठीक है। क्योंकि कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है कि 50-50 वाला काम चल रहा है। हाँ, 50 विधायक आप बनाइए, 50 हम। ये आर्थिक की बात चल रही है। आपको पता है कि ज़्यादातर बैंकों का एनपीए किसी ने ख़राब किया है तो बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े बिजनेसमैन ने किया है। कोई 10,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया, कोई 20,000 करोड़ रुपया। सोचिए, यही हाल था दोस्तों कि कुछ बैंकों का जो एनपीए था इतना ख़राब हो गया कि उन्हें बंद करना पड़ा, या फिर कह सकते हैं उनका अन्य बैंकों में विलय करना पड़ा।
कुछ बैंकों को छोड़कर अधिकांश बैंकों का एनपीए जून तिमाही में कम हुआ है, लेकिन सितंबर और दिसंबर तिमाही में एनपीए में बढ़ोतरी की भी आशंका है। हालांकि जून तिमाही में भी कुछ बैंकों ने परिसंपत्ति गुणवत्ता में गिरावट आने का अनुमान लगाकर एनपीए के लिए प्रावधान किए हैं। बैंकों का मानना है कि आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने में अभी भी समय लगेगा, जिससे कर्ज अदायगी स्थगन का लाभ लेने वाले कर्जदारों को कर्ज की किस्तें एवं ब्याज चुकाने में और भी समय लग सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्ज पर पहले मार्च से जून और फिर अगस्त तक 6 महीने के स्थगन की घोषणा की है, जबकि बैंकों का कहना है कि कर्ज की किस्त और ब्याज का स्थगन समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि विमानन, पर्यटन, यात्रा और निर्माण जैसे प्रभावित उद्योगों को कर्ज स्थगन सुविधा का लाभ देने के बाद भी उनकी आर्थिक स्थिति में तुरंत फुरत में सुधार आना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि कर्ज की किस्तों और ब्याज स्थगन की योजना कर्जदारों के बीच लोकप्रिय नहीं है। एक अनुमान के अनुसार केवल 15% कारपोरेट कंपनियों ने ही इस विकल्प को चुना है, जबकि हुआ तो एनपीए की वास्तविक तस्वीर चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में दिख सकती है। जून 2020 की तिमाही में कर्जों के भुगतान पर रोक से परिसंपत्ति गुणवत्ता पर काफ़ी दबाव रहा। इस तिमाही में बैंकों को एनपीए के मद में बड़ी राशि का प्रावधान करना पड़ा। प्रमुख निजी बैंकों को पहली तिमाही के अन्य विश्लेषणों से पता चलता है कि परिसंपत्ति गुणवत्ता में कमी की वजह से समग्र आधार पर आकस्मिक प्रावधान किए गए हैं। कोरोना महामारी के कारण बैंकों के परिचालन लाभ में 27% तक की गिरावट दर्ज की गई। अब आने वाले वक्त में हालात और बिगड़ने का अंदेशा है। कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न हालत के चलते आगामी महीनों में एनपीए की स्थिति और बिगड़ने का खतरा सामने है। रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल मार्च तक एनपीए का स्तर बढ़कर 14.7% हो सकता है। यदि मार्च 2021 तक सकल एनपीए 14.7% हुआ तो यह पिछले 22 वर्षों का उच्चतम स्तर होगा। इससे पहले वर्ष 1999 में सकल एनपीए 15.9% के स्तर पर पहुंच गया था, जो वर्ष 2000 में घटकर 14% और वर्ष 2003 में 9% रह गया था। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, इसकी बहुत आवश्यकता पड़ सकती है। वित्तीय स्थिरता मतलब जो वित्तीय जो पैसा है उसको स्थिर बनाए रखने के लिए, उसे सही से प्रभाव में लाने के लिए रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी बैंकों की स्थिति निजी बैंकों से ज़्यादा खराब हो सकती है। सोचिए, जो सरकारी बैंक हैं उनकी स्थिति निजी बैंक से भी खराब हो सकती है। भारी भरकम एनपीए का असर बैंकों की पूंजी और कर्ज देने की क्षमता पर भी पड़ेगा। आप देख सकते हैं आजकल चुनाव आ रहा है ना, जब विधानसभा के चुनाव आ रहा था, तमाम तरह के जो राज्य के सीएम हैं या फिर पूर्व सीएम हैं, जो फिर प्रत्याशी हैं, दावेदार हैं, वो क्या करते हैं कि किसानों मज़दूरों ने जितने भी बैंकों से पैसा उठाया है 1 लाख तक माफ़ कर दिया जाएगा। अब ऐसे कई लाख करोड़ रुपए का बोझ किस पे आ रहा है? बैंकों के ऊपर ही पड़ रहा है। तो ये सारी समस्याएं बनती चली जा रही हैं। जब आपका लाखों करोड़ रुपए का जो पैसा वो माफ़ कर दिया जाएगा तो सरकार के पास पैसा नहीं बचेगा, फिर उसके बाद आपसे लूटना चालू करेगी, फिर धीरे धीरे परियोजनाओं को लाएगी। तो इससे कहीं न कहीं हमारे जो समाज में, जो क्षेत्र में जो विकास है पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाते हैं। जब और इसका प्रभाव बैंक के ऊपर भी पड़ता है, बैंक के प्रवाह के ऊपर पड़ता है। रिपोर्ट में साफ कहा गया कि दबावग्रस्त परिसंपत्तियों की वजह से कम 5 बैंक अगले मार्च तक न्यूनतम पूंजी स्तर का पालन करने में चूक कर सकते हैं। इस साल सितंबर तक 53 देसी विदेशी बैंकों की पूंजी पर्याप्तता अनुपात कम होकर 14.1% होने का अनुमान है, जो सितंबर 2019 में 14.9% भी। निजी बैंक पूंजी बढ़ा चुके हैं या इस प्रक्रिया में हैं। सरकार को अभी सरकारी बैंकों में पूंजी डालने की योजना की घोषणा करनी है। बजट में इस बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। जिन बैंकों की पूंजी नहीं मिलेगी उनकी वित्तीय स्थिति का खराब होना लगभग तय है। इस रिपोर्ट में निजी बैंकों का एनपीए अनुपात 3.1% से 4.5% के बीच बढ़ने का अनुमान है। भारत में कोरोना की दस्तक से पहले तक बैंकों के एनपीए का स्तर घट रहा था, पूंजी पर्याप्तता का अनुपात भी मजबूत था। एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये वास्तविकता है। कोरोना न आने की पहले ही जब आपका आया था न्यू व्हीकल एक्ट 2019, जो एक नया कानून आया था 2019 में, नवंबर में या दिसंबर में नहीं आया था कि एक अलग कानून बन गया कि हेलमेट नहीं रहेगा तो इतना फ़ाइन देना पड़ेगा, लाइसेंस नहीं रहेगा तो इतना, पॉल्यूशन नहीं होगा तो इतना देना पड़ेगा। तो इस चीज़ को तो अब आप जान ही चुके हैं। और उससे पहले जो बताया जा रहा था कि एक तिमाही रिसेशन आने वाला है, एक
मंदी आ रही है, उसके बारे में भी आप जान रहे होंगे। तो दोस्तों इस चीज़ की वास्तविकता को आप स्वीकृति दीजिएगा कि ये लंबे समय से भारत में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा था, पर हमारे देश के जो आर्थिक समीक्षा के लोग हैं उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया। इस वजह से दोस्तों कोरोना में ये स्थिति और भी बिगड़ गई। इसलिए माना जा रहा है कि कोरोना महामारी से उत्पन्न संकटों से निपटने में भी भारतीय बैंक कामयाब रहेंगे। वित्त वर्ष 2012-13 में बैंकों ने बड़े पैमाने पर कर्ज खातों का पुनर्गठन किया था, फिर भी वो संकट से उबर गए थे। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है लेखक के द्वारा, एक तरह से चटुकारिता ही हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बीजेपी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं। पर दोस्तों वास्तविकता ये आप महसूस करिए ना, आज किस तरह से लोग शहरों से गाँव की तरफ आ चुके हैं। शहरों में ऐसा कोई लगभग परिवार नहीं रहा होगा जो लोग फ्लैट वगैरह लिए थे। ज़्यादातर चीज़ें वो जानते हैं किस्त पे लेकर रखते हैं, मोबाइल से लेके लैपटॉप से लेके गाड़ी से लेके हर चीज़, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होगा वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। किस्त में 2 साल 3 साल चुकाते रहिए। तो दोस्तों जब रोज़गार हटा कोरोना की वजह से, तो ये पूरी तरह से तो प्रभावित हो गया नहीं सब सेक्टर। तो इस चीज़ को आप प्राथमिकता से रखिए, आप चटुकारिता ना करें। जो स्थिति पैदा होने वाली है भारत जैसे देश में, आप देख सकते हैं चीज़ों के जो दाम है, जो प्रोडक्ट्स के उतना ही है, पर किसी के पास पैसा नहीं है। एडमिशन कराने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं, क्योंकि एक जो चैन था प्रभावित हो चुका है, वो रुक चुका है, उसका प्रवाह बंद हो गया है। कोरोना संकट के चलते कर्ज की लागत बढ़ गई है। आगामी महीने में एनपीए बढ़ाने की संभावना भी प्रबल है। मैं तो खुले तौर पे इस बात को कहता हूँ, जो एमएसएमई के थ्रू 20 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाने वाला था, ऐसे तमाम लघु मध्यम उद्योगों को जो प्राथमिकता देने वाली थी सरकार, कहाँ गई वो सब? ये चुनिंदा लोगों को दी गई कि जो आने वाले मैनिफेस्टो में लोग बताएंगे कि फला व्यक्ति को हमने दिया, फला लोगों को दिया। पर दोस्तों जिन लोगों को मिलना चाहिए था, जिनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, उन्हें कभी नहीं मिलेगा, ना मिला है। ऐसे में सरकारी बैंक कोरोना संकट से उत्पन्न हालत से निपट सकें, इसके लिए सरकार सरकारी बैंकों को स्वतंत्र निदेशक खुद चुनने अधिकार दे सकती है। सरकार इस मामले में पीजे नायक समिति की सिफारिशों को लागू करने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि यह अधिकार मिलने के बाद सरकारी बैंक बिना किसी दबाव के यह फैसला कर सकें कि किन कर्ज खातों का पुनर्गठन करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।